वेलकम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज कोलराश लॉ। कोलराशेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इससे पहले हमने मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ डिस्कस किए थे और हमने ये जो है कंक्लूजन निकला था कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं निकाल सकते ग्राफ से, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन आता है और स्ट्रेट लाइन आने की वजह से उसकी वैल्यू, उस ग्राफ को जब आगे एक्सट्रापोलेशन करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वो जो है टच कर जाता है वाई एक्सिस को। और जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का टच नहीं कर रहा होता, वो स्टीप हाई जा रहा होता है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन हम निकाल सकते हैं, लेकिन कोलराश लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लगता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लगता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब कोलराश लॉ है क्या, उसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे कोई वेसल लिया, वेसल में हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसमें जैसे KCl ले लिया, K आयन Cl आयन, K आयन Cl आयन होंगे उसके अंदर। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लो 1 लीटर है, तो उसमें क्या होगा कि क्लोराइड आयन जो है और पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन पोटाशियम आयन आपस में क्लोज होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम है। तो आयन विल बी क्लोजर टू ईच अदर, दे विल बी अट्रैक्टिंग टू ईच अदर आल्सो। तो क्योंकि जब कैटायन माइग्रेट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी कैथोड एनोड अप्लाई करेंगे, 2 रॉड डिप कर देंगे, तो कैटायन विल गो टू कैथोड की तरफ जाएंगे और एनायन जो होंगे एनोड की तरफ जाएंगे। तो एनायन एनोड की तरफ जाएंगे तो रास्ते में उनको कई कैटायन मिलेंगे पोटाशियम आयन, जो कि उसको अट्रैक्ट करके रोकेंगे। इसी तरीके से जब पोटाशियम आयन कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे तो रास्ते में कई क्लोराइड आयन मिलेंगे जो उसको अपोज करके अट्रैक्ट करके रोकेंगे, क्योंकि अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयरफॉर विल कॉज रेजिस्टेंस इन ईच अदर मोशन। एक दूसरे को मूव करने में अट्रैक्ट करके जो है अपोज करेंगे, अट्रैक्शन को रेजिस्ट करेंगे। तो रेजिस्ट करेंगे तो कंडक्टिविटी कम आएगी, मोलर कंडक्टिविटी लेस होगी। अब इसी का वॉल्यूम बढ़ा दें, अगर हम इसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दें, 4 लीटर कर दें, तो यही कैटायन एनायन थोड़ा दूर हो जाएंगे, यही दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे तो आयन और कैटायन के बीच में अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। वीक अट्रैक्शन हो जाने से नाउ द कैटायन एंड एनायन विल मूव मोर फ्रीली। और वॉल्यूम बढ़ा दें तो K आयन क्लोराइड आयन, K आयन क्लोराइड आयन और दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाने से उनकी आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मूवमेंट और फ्री हो जाएगी। तो अगर इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दें, एक्सट्रीमली डिल्यूट कर दें, तो K आयन क्लोराइड आयन इतनी दूर हो जाएंगे आपस में कि पोटाशियम को ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ एनायन कौन आया था, क्लोराइड था कि ब्रोमाइड था कि आयोडाइड था। तो कैटायन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड कैथोड की तरफ मूव करेगा इंडिपेंडेंटली,
और उसको एनायन जो होगा, क्लोराइड आयन या एनायन जो भी होगा, वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच में नाउ देयर इज ए लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस क्यों है? दिस इज अ लार्ज वॉल्यूम ड्यू टू इनफाइनाइट डिल्यूशन। इतना ज्यादा पानी डाल के, सॉल्वेंट डाल के हमने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है कि ये जो अपना आयन्स हैं, दे आर नाउ मूविंग इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर आयन। इसी तरीके से क्लोराइड आयन इज मूविंग टुवर्ड एनोड की तरफ जाएंगे, तो एनायन के साथ कैटायन इतनी दूर है कि एनायन को ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरे साथ पोटाशियम है कि सोडियम है कि लिथियम है। इस चीज को ध्यान से फिर से सुन लो कि व्हेन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, व्हेन द वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, the cation and anion will begin to move independently, or each ion will migrate independently। तभी independent migration of ions बोलते हैं क्लोरास लॉ में। और each ion की molar conductivity, total KCl की molar conductivity जो होगी, it will be the sum of the K ion plus chloride ion के total sum के बराबर होगी। ये क्लोरास लॉ कहता है। मैं लिखता हूं डेफिनेशन क्लोरास लॉ की। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, स्ट्रांग और वीक दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी नाउ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ होता है। वो भी उसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाती है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो देयरफॉर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग और वीक इज कंप्लीट, each ion migrate independently, irrespective of the other ion, and contribute its definite value towards total molar conductance। मतलब कि जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की लें एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जब इनफाइनाइट डिल्यूशन कर देंगे तो NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इनटू Na आयन एंड क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मान लेते हैं 126.5 आ रही है। मान लेते हैं NaCl की टोटल मोलर कंडक्टिविटी 126.5 आ रही है, तो देन इट विल बी द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एंड दैट ऑफ क्लोराइड आयन का टोटल सम होगा। तो इट विल बी इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये आ रहा है 70.0 आ रहा है, तो ये 56.5 आएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 126.5 आएगा। तो सोडियम आयन की कंट्रीब्यूशन जो होगी, इट विल बी, मान लेते हैं कि वो 56.5 है, तो इट विल ऑलवेज रिमेन 56.5, वेदर इट इज NaCl और वेदर इट इज NaBr और वेदर इट इज NaI। तो हर आयन की अपनी अपनी वैल्यू फिक्स हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है टुवर्ड्स टोटल मोलर कंडक्टेंस में। हर आयन की वैल्यू, अगर क्लोराइड की वैल्यू 70 है तो इट विल ऑलवेज रिमेन 70, whether it is NaCl, whether it is KCl, whether it is LiCl। तो Cl की वैल्यू इतनी ही रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रह जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोरास लॉ। तो
इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाती है तो ईच आयन बिगिन टू माइग्रेट इंडिपेंडेंटली एंड इररेस्पेक्टिव, और दूसरा आयन नहीं रोक पाता उसको, और उसकी जो टोटल एंड कंट्रीब्यूट इट्स डेफिनेट वैल्यू टू आवर टोटल मोलर कंडक्टेंस में। टोटल मोलर कंडक्टेंस जैसे NaCl की इतनी है इस एग्जांपल में 126.5, तो इट विल बी द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच कैटायन एंड आयन। तो ये कोलराज लॉ का डेफिनेशन है। हाँ, अगर हमने जो है किसी और इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, जैसे लैम्डा एम जीरो ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट की निकालनी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो इट विल बी द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कैटायन, कितने आयन टूटेंगे इंटू 2, प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन्स। इसी तरीके से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस 2 एंड 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इनका टोटल सम के बराबर होगा। तो ये तो है कोलराज लॉ, और कोलराज लॉ की जो है अक्सर में एप्लीकेशंस जो है पूछी जाती हैं, न्यूमेरिकल आ जाता है इसके ऊपर, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराज लॉ। तो अभी तक हम लोग जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे थे। तो मोलर कंडक्टिविटी वीक की जो है ग्राफ जो आता था, कर्व आता था, जिसकी वजह से वो जो है वाई एक्सिस को टच नहीं कर पा रहा था। तो उसकी वैल्यू निकालनी हो, अब वीक की निकालनी हो, तो हम एक्सपेरिमेंटली तो नहीं निकाल सकते ग्राफ से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कोलराज लॉ मैथमेटिकली निकाल लेते हैं। कैसे? नंबर 1 एप्लीकेशन है टू डिटरमिन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम निकाल सकते हैं, जैसे टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विच इज ए वीक एसिड, इसकी वैल्यू निकालनी। तो एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इट विल बी इक्वल टू एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू लैम्डा एम जीरो ऑफ H पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा और एसिटेट आयन में ब्रेकअप हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव आयन। तो कुछ ना कुछ वैल्यू एसिटिक एसिड की होगी, और इट विल बी 100% डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो अगर जैसे जो भी वैल्यू आएगी एसिटिक एसिड की, अगर उसके अंदर कुछ क्वांटिटी ऐड कर दें, जैसे 126.5 ऐड कर दें और 126.5 सब्ट्रैक्ट कर दें, मैथमेटिकली कोई वैल्यू x ऐड कर दें, x सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देयर विल बी नो डिफरेंस। तो 126.5 किसकी वैल्यू हमने अभी अपने एग्जांपल में ली थी, NaCl की एज्यूम की थी हमने। तो NaCl की वैल्यू को एज्यूम करते हुए ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लैम्डा एम जीरो ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा एम जीरो ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम जीरो ऑफ NaCl ऐड कर देते हैं एक बार NaCl मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
अब जो प्लस वाला पार्ट है उसको ब्रेकअप कर लो दो पार्ट में, H पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ NaCl, दो पार्ट में टूट जाएगा, Na आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ क्लोराइड आयन। ये माइनस वाले को एज इट इज रख लेना, लैम्डा m NaCl, इसको एज इट इज रख लेना। तो दिस इज इक्वल टू H के साथ Cl जोड़ दो, HCl बन जाएगा। तो लैम्डा m0, सोडियम के साथ एसीटेट जोड़ दो, तो सोडियम एसीटेट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नाउ इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। माइनस NaCl की मोलर कंडक्टिविटी, NaCl इज ऑलरेडी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इन तीनों की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हम ग्राफ से पहले ही निकाल चुके होंगे या पता होंगी, तो हम एसिटिक एसिड की वैल्यू निकाल लेंगे। मोलर कंडक्टिविटी इन तीनों की वैल्यू दे रखी होगी, तो इसको हम निकाल सकते हैं। अब जैसे कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution for AgCl, given that molar conductivity of AgNO3 is, मान लेते हैं, मैं ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकली चल रहा हूं अपनी तरफ से, क्योंकि बुक्स में कई बार पूरा डाटा नहीं दिया होता। AgNO3 की मान लेते हैं 112.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल वैल्यू है। लैम्डा m0 ऑफ KCl इज 144.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, मान लेते हैं। लैम्डा m0 ऑफ KNO3 इज 108.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। मान लो ये वैल्यूज आपको गिवन दे रखी हैं, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने AgCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। AgCl इज ए पार्शली डिसोसिएटेड है। लैम्डा m0 AgCl इट इज इक्वल टू लैम्डा m0 ऑफ Ag आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ क्लोराइड आयन। तो इट इज इक्वल टू लैम्डा m0 ऑफ Ag प्लस आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ क्लोराइड आयन प्लस माइनस एक बार करेंगे। क्या करेंगे, ऐसा देखें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है जिसमें ना Ag आ रहा हो ना Cl आ रहा हो। ऐसा कंपाउंड ऐड करेंगे जिसमें ना Ag आ रहा हो, इसमें आ रहा है AgNO3 में नहीं करेंगे, Cl आ रहा है KCl में नहीं करेंगे, तो KNO3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। KNO3 ऐड कर दिया और KNO3 एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और पॉजिटिव वाले पार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट कर लो। लैम्डा m0 ऑफ Ag आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ क्लोराइड आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ K आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ नाइट्रेट आयन माइनस लैम्डा m0 ऑफ KNO3। अब Ag के साथ NO3 को जोड़ लो, लैम्डा m0 ऑफ AgNO3 प्लस K के साथ Cl जोड़ लो, लैम्डा m0 ऑफ KCl माइनस लैम्डा m0 ऑफ KNO3। इन तीनों की वैल्यू दे रखी है, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। AgNO3 की दे रखी है लैम्डा m0 ऑफ AgCl इज इक्वल टू AgNO3 की 112.6 दे रखी है प्लस KCl की 144.2 दे रखी है माइनस
KNO3 ऐड सब्ट्रैक्ट करना 108.1, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो तो वो आंसर आ जाएगा। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो है कुलराश लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल बन के आ जाता है। न्यूमेरिकल में थोड़ी सी इसमें वैरायटी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकती है, उसको भी एक आध डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड लैम्डा m0 ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड given that lambda m0 of MgCl2 is 282.6 Simon centimeter square per mole. Lambda m0 of NaOH is 224.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपनी मर्जी से ले रहा हूं मैं। लैम्डा एम जी आपको गिवन दे रखी होंगी और NaCl इज 126.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये गिवन वैल्यूज देते हुए हमें अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा m0 ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is equal to lambda m0 of मैग्नीशियम +2 आयन +2 मोल्स, क्योंकि होल ट्वाइस है हाइड्रोक्साइड का, तो लैम्डा m0 ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ये बन जाए। तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, ना मैग्नीशियम आ रहा उसमें ना ही OH आयन आ रहा हो, तो NaCl ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैग्नीशियम +2 आयन +2 मोल्स ऑफ लैम्डा m0 ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ NaCl एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू इनको स्प्लिट कर दो NaCl को, लैम्डा m0 ऑफ Mg+2 आयन +2 मोल्स ऑफ लैम्डा m0 ऑफ OH नेगेटिव आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ Na+ आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ क्लोराइड आयन माइनस NaCl कर दिया हमने। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई हमें। प्रॉब्लम क्या आ गई कि सोडियम इज ओनली 1 आयन, Na+ आयन है और हाइड्रोक्साइड ट्वाइस है, तो NaOH ट्वाइस तो होता नहीं, NaOH होता है। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, Cl 1 है, तो MgCl2 चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 NaCl ऐड करना पड़ेगा, 2 NaCl सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 Na आयन, 2 क्लोराइड आयन, 2 NaCl सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, बैलेंसिंग आपको खुद जजमेंट करके करनी पड़ेगी। तो दिस इज इक्वल टू Mg के साथ Cl2 जोड़ दो, क्योंकि आप क्लोराइड 2 हो गए आपके पास, लैम्डा m0 ऑफ MgCl2 प्लस Na भी 2 हो गए, OH भी 2 हो गए, ट्वाइस ऑफ लैम्डा m0 ऑफ NaOH माइनस 2 लैम्डा m0 ऑफ NaCl इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू दोनों तीनों की दे रखी है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके घर चले जाओ। और क्या, 282.6 प्लस 2 इंटू NaOH का 224.2 माइनस 2 इंटू NaCl 126.5, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। एक और एग्जांपल देखते हैं। Find lambda m0 for ammonium hydroxide.
given that lambda m0 of barium chloride is 284.4 Simon centimeter square per mole. Lambda m0 of ammonium chloride is 132.3 Simon centimeter square per mole. मान लो ऐसा दिया हुआ है. और lambda m0 of barium hydroxide is 304.6 Simon centimeter square per mole. ये वैल्यू मान लो दे रखी हो आपको. तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे? लैम्डा m0 ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू लैम्डा m0 ऑफ अमोनियम आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. इसमें क्या ऐड करेंगे? जिसमें ना ही अमोनियम आ रहा हो ना ही हाइड्रोक्साइड आ रहा हो. क्या ऐड करेंगे? बेरियम क्लोराइड करेंगे ऐड. तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू लैम्डा m0 ऑफ अमोनियम आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ बेरियम क्लोराइड. एक बार ऐड कर देंगे, एक बार बेरियम क्लोराइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इसको दो प्लस वाला पार्ट है जो उसको स्प्लिट कर दो. तो लैम्डा m0 ऑफ अमोनियम आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्लस लैम्डा m0 ऑफ बेरियम +2 आयन प्लस 2 मोल्स ऑफ लैम्डा m0 ऑफ क्लोराइड आयन माइनस लैम्डा m0 ऑफ बेरियम +2 बेरियम क्लोराइड. अब फिर से एक प्रॉब्लम आ गई हमें. चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा और फार्मूला बनेगा नहीं. जैसे अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl है, लेकिन क्लोराइड 2 है हमारे पास. बेरियम +2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड 1 है हमारे पास. OH ट्वाइस होता है. तो यहां पर गड़बड़ हो रही है. तो अमोनियम भी 2 चाहिए और हाइड्रोक्साइड भी 2 चाहिए ना. यहाँ पर ट्वाइस अमोनियम Cl बन जाएगा. तो इसलिए इसको 2 करो, इसको 2 करो, इस सारे को 2 करो. बाद में जब वैल्यू निकालेंगे जितनी वैल्यू आएगी उसका हाफ कर देंगे, 2 से कर देंगे. अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू निकल आएगी. 1 मोल की निकालनी है, 2 मोल की निकल रही है हमारे पास. तो इसको लास्ट में जो ऐड करने के बाद जो आएगा जो भी सम उसका हाफ कर देंगे. तो 1 मोल ऑफ लैम्डा ऑफ 0 ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया. तो इसको पहले ठीक करो, बैलेंस कर लो. तो 2 अमोनियम आयन 2 हाइड्रोक्साइड आयन. अब बैलेंसिंग हो गई. तो 2 इंटू लैम्डा m0 ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू अमोनियम के साथ हम क्लोराइड जोड़ देंगे. 2 लैम्डा m0 ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस बेरियम के साथ ट्वाइस हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, BaOH ट्वाइस माइनस लैम्डा m0 ऑफ बेरियम क्लोराइड. इन सब की तीनों की वैल्यू पता है हमें, तो वो हम ऐड कर देंगे इनमें. 132.3 प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू दे रखी है 304.6 माइनस बेरियम क्लोराइड 284.6. तो जो वैल्यू निकलेगी x, ठीक है, तो वो 2 ट्वाइस लैम्डा m0 ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की निकलेगी. तो जो वैल्यू निकली वो ट्वाइस द लैम्डा m0 ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की निकली. तो वो जो भी x निकली उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. तो लैम्डा m0 ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो निकालनी थी वो x/2 आ जाएगी. मान लो इसको सोल्व किया तो x आ गया. मान लो इसको सोल्व किया तो x आ गया. तो x/2 कर देना. ठीक है बच्चों. तो इसकी तो एक एप्लीकेशन मैंने आपको अभी करवा दी है. बाकी की एप्लीकेशंस 2 और हैं जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे.
तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।